नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2022 में राज्यसभा द्वारा वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है, जो किसको संशोधित करेगा। तो आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, 1972 में, ठीक। तो इसमें ये अमेंडमेंट होगा और जो ये यहाँ पे ये आपका अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो इंडिया के आपके ये जो एक कन्वेंशन है ना, साइट्स, ठीक, जानते होंगे ये, तो साइट्स में जो ऑब्लिगेशंस हैं उसमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, और जैसे कि इलीगल वाइल्ड लाइफ में ट्रेड हो रहा है उसके पनिशमेंट को और स्ट्रिंजेंट बनाना है, और भी जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो इसको डिटेल में जब ये पूरा एक्ट बन जाए तब इसको देखते रहें। और फिलहाल यहाँ पे सी विकल्प को हम चुनेंगे। हाल ही में किस संस्था ने विश्व की पहली GMS आधारित संकर लोबिया लॉन्च की है। तो एक प्रकार की सब्जी होती है, ये आपने शायद खाई हो लोबिया की, ठीक। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी होती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, GMS, ठीक, जेनेटिकली मेल स्टेराइल होता है फुल फॉर्म इसका। इसको डिटेल में पढ़िएगा। इस पे आधारित जो है पेस्ट रेजिस्टेंट और इस तरीके की चीज़ों में अब जो कह लीजिए सक्षम लोबिया की प्रजाति डेवलप की गई है यहाँ पे धरती एग्रो के द्वारा, ठीक। ये नागपुर बेस्ड से कंपनी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। GMS टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR और IARI, ये दो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ये दूसरा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा फुल फॉर्म है इसका। तो इन दोनों ने मिलकर के किस फसल की एक नई सूखा सहिष्णु, यानी कि ड्रॉट अगर पड़ भी जाता है तो इसमें बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका नाम है पूसा JG16, है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये, ठीक, इसको विकसित किया है। तो ये वैरायटी है इसकी काबुली चने की, है ना, जो व्हाइट वाला चना होता है। सी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, 7वें डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में व्यापार करने में आसानी के लिए एक डिजिटल पहल की श्रेणी में किस राज्य के माइन मित्र, है ना, ये एक डिजिटल सिस्टम है, इसको प्लैटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखिए ये जो डिजिटल अवार्ड्स दिए गए हैं 7th वाले राष्ट्रपति जी के द्वारा, इसमें कई सारी कैटेगरीज है ना, तो पूरा इसको डिटेल में भी चाहे एक बार देखिएगा। तो तीसरे नंबर पे कैटेगरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, तो उसमें यूपी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है माइन मित्रा, है ना, इसको यहाँ पे दिया गया है प्लैटिनम अवार्ड। गोल्ड में दिया गया था एक उड़ीसा का अकबरी करके पोर्टल है, और सिल्वर में था इन्वेस्ट पंजाब, ठीक। ये तीन इस प्रकार से थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश को चुनेंगे। 11 से 12 जनवरी को 7वां इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस में एक ये समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंदौर में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने जा रहा है। तो आपने ये देखा होगा या सुना होगा, अहमदाबाद एक गिफ्ट सिटी है, ठीक है, कई सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल के भी एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक। तो उसी से कुछ इंस्पायर होते हुए उस तरीके का एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की अयोध्या में, ठीक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सी विकल्प को चुनेंगे, ध्यान रखिएगा। दो कथन फिर से हैं, 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1 से 15 नवंबर के मध्य जो इंडिया एक्सपो सेंटर है ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन भी किया था, और इसका थीम जो है वही वाटर रिसोर्सेज के अवेयरनेस और इस सब चीज़ों के बारे में इसको आयोजित किया गया। और अगर थीम की बात करें तो यहाँ पे है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ठीक। तो ये इसकी थीम थी, तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हो जाएंगे। दो कथन है, इस पे विचार करना है। देखिए, टेक समिट का 25वां संस्करण टेक फॉर नेक्स्ट जेन थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए एक IT और ये टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे टेक समिट आयोजित किया गया अभी नवंबर में 25वां एडिशन,
जिसमें थीम तो ठीक है, टेक फॉर नेक्स्ट जन करके थीम था, लेकिन ये आयोजित हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको। और इसमें ये बताया गया कि जो भी रिसेंटली इस वर्ष का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 40th आई है। ठीक, तो ये चीज़ तो ठीक है। आपको ये बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है। ठीक, तो इसमें सिर्फ दूसरा जो है वो ठीक है। दो कथन फिर से है, देखिए कौन सा सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में। ठीक, तो इन्होंने हाल ही में घर पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म ये है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक, और एक ये वैधानिक आयोग है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट बना था 2005 में। ठीक, उसके माध्यम से 2007 में ये इस्टेब्लिश हुआ है, तो वैधानिक आयोग भी हो गया। ठीक, तो दोनों सही है। घर पोर्टल ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में दो कथन है, कौन सा सही है। ठीक है, सही गलत वाला प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए। पहला है कि इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है इसको अक्टूबर एंड में DRDO के द्वारा जो अब्दुल कलाम आइलैंड है ओडिशा कोस्ट में, यहाँ से टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली। और जितनी भी अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, ठीक है, उसी में एक नेक्स्ट वर्जन है ये। तो ये बेसिकली दूसरा स्टेटमेंट जो है वही गलत है। इसमें लिखा है कि ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, तो ये गलत है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है तो उसका पाथ जो है ऐसे पैराबोलिक होता है। ठीक है, परवलयाकार, तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, इसको ध्यान रखेंगे। ए विकल्प हमारा करेक्ट होगा सिर्फ। रिसेंटली G20 सम्मेलन हुआ है जो 2022 का, उसके संबंध में यहाँ पे दो स्टेटमेंट है कि ये इंडोनेशिया में हुआ 17वां एडिशन, और थीम जो है इसमें रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और तीसरा जो है इसका मुख्यालय जर्मनी में है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कोई परमानेंट जो है ऐसा सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। ये रोटेशन बेसिस पे है ना, जो भी एजेंडा होते हैं वो सब कंसल्ट किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो सही है। और 2023 में हमको प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, और ये हम इसमें जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। दो कथन फिर से है, अक्टूबर 2022 में म्यांमार को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप जानते होंगे, यहाँ पे जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल ये टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस के संबंध में, तो उसी क्रम में म्यांमार को शामिल किया गया है इसमें ब्लैक लिस्ट में। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं T राजा कुमार, तो ये ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इंडिया के होंगे, ये जो है मलेशियन सिटीजन है। ठीक, तो इसमें जो है सॉरी मलेशिया के नहीं, जो है सिंगापुर के। ठीक, तो दोनों ठीक हैं। इसमें देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में 3 स्टेटमेंट हैं। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, और इस वर्ष कुल जो है 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, और खेल रत्न पुरस्कार 91-92 के दौरान स्थापित किया गया। तो 3 स्टेटमेंट हैं, ये तीनों ठीक हैं। इसमें अवार्ड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। दो कथन है फिर से देखिए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन जो आप जानते हैं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है समय समय पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल या कह लीजिए लीगल रिफॉर्म्स हैं उसको सजेस्ट करने के लिए। तो 22वें अभी जो गठित किया गया है, इसमें ऋतुराज अवस्थी जो ये इसके आपके कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, इनको अपॉइंट किया गया है। दूसरा है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग, क्योंकि जो विधि आयोग लॉ कमीशन इंडिया में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ये सबसे पहले शुरू हुआ 1834 में। ठीक, जो चार्टर एक्ट 1833 का था उसके माध्यम से। तो पहला जो बना लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, और उसके बाद से ये समय समय पर बनता रहा, परंतु स्वतंत्रता के बाद जो पहला बना वो 1952 में नहीं 1955 में बना था। ठीक, तो इस वजह से ये गलत होगा, सिर्फ पहला सही है। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है देख लेते हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। तो रोटेशन बेसिस पे हर साल इसका आयोजन होता है SCO समिट का, तो उज्बेकिस्तान में इस बार हुआ था, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत करेगा, तो ये भी ठीक है हमारा। 2023 में जो होगा, अभी इसकी रिसेंटली जो है लोगो, वेबसाइट, ये सब चीज़ें लॉन्च की गई थी।
इसमें देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो 102वां जो संशोधन हुआ संविधान का, उसके माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो है स्टेटस मिला है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य। तो कितने हो गए? 5। तो पहला ही सही है सिर्फ। इसमें देखिए कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो कुछ विशेषाधिकार हैं संसद में, जिसमें से एक है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए, जैसे जो वर्तमान में 3 है, तो अगर मान लीजिए कोई चौथी बनानी है तो ये सिर्फ ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन बतानी है। तो आप इसमें जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का रीजन है, तो इधर देखते हैं ये आपका वो है नुब्रा वैली, ठीक। तो उसी के ऊपर में पड़ेगा ये जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। ये अक्साई चीन वाला इधर एरिया पड़ जाता है, इधर पीओके का है, ठीक। तो उसको मैप में एक बार देख लीजिए, डी विकल्प को चुन लेते हैं, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें पेयर दिए हुए हैं प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान के उनके जो राज्य हैं। तो भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र ये कर्नाटक से होगा, ये गलत है। गिरनार होता है, ठीक है, ये आपका गुजरात से संबंधित है। स्थानेश्वर का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा से है। तो सिर्फ 1 और 3 सही होंगे। इसमें से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। तो इससे संबंध ये है कि ऐसी कौन सी फसल होगी जिसमें वाटर रिक्वायरमेंट जो है कह लीजिए ऐसे समझिए कि पर सीजन है ना, एक एस्टिमेटेड क्रॉप एरिया को ज्यादा होगी, तो वो होती है शुगर केन में, है ना। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसको इन सभी विकल्पों में से सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। आगे देखिए मध्यकालीन भारत के संबंध में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम जो है। तो यहाँ पे देखिए मुगल पीरियड में आप देखेंगे, पहले भी हमने बताया है कि जैसे अकबर के टाइम पीरियड में ही देखे हम, तो सूबा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक। तो पहले भी हमने अभी कुछ वीडियो पहले ही आपको बताया था कि अकबर के टाइम में कितने सूबास थे और औरंगजेब में कितने थे। ऐसे ये जरा बताइए तो अकबर में कितने थे, कॉमेंट करके बताइए। तो सबसे ऊपर होता था सूबा, उसके बाद फिर होता था आपका जो है सरकार, फिर परगना, है ना, और उसके बाद परगना में होते थे क्या, विलेजेस, ठीक। तो ये क्रम हो जाएगा। ए को चुनेंगे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया, तो परगना, सरकार और सूबा, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति इसमें से कौन थे। तो लगभग जो है 35 साल के थे। अब ये अबुल कलाम आजाद ये बने थे सबसे जो है कह लीजिए कम उम्र के अध्यक्ष। बृहदेश्वर मंदिर के संबंध में देखिए 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। तो यह भगवान शिव को समर्पित है, बिल्कुल ये बात ठीक है। पेरियार नदी के तट पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है कावेरी नदी के तट पे है तमिलनाडु में। इसे राज प्रथम ने बनवाया था, ये बिल्कुल ठीक है। इसको ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल भी कहा जाता है और यह नागर शैली का उदाहरण है। तो मंदिर वास्तुकला में आप जानते हैं कि साउथ में जो है द्रविड़ आर्किटेक्चर के जो है मंदिर हैं, तो ये भी द्रविड़ का उदाहरण है, नागर का नहीं है। तो 1 और 3 जो है ये सही हो जाएंगे सिर्फ। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में जो ये गैसेस अपना योगदान दे रही हैं, इनके जो हर गैस का पोटेंशियल है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको देखना है इसमें। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। तो ये क्रम सही दिए हुए हैं बढ़ते हुए क्रम में। इसमें देखिए राज्यों को उनकी जनसंख्या के संबंध में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है 2011 की जनगणना के आधार पे। तो अभी भी सेंसस चूंकि वही वाला है, तो देखिए सबसे कम इसमें है सिक्किम की जो पॉपुलेशन जो लगभग थी 6,10,000 के आसपास, ठीक। उसके बाद मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम में लगभग जो है ये 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी और अरुणाचल प्रदेश में 13 लाख। तो 3, 2, 1 इसको चुनेंगे। जल में तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधों को क्या कहा जाता है। तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा।
मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा भेदभाव के अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण को शामिल करता है? तो देखिए, अनटचेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो जैसे हम देखते हैं कि 6 भागों में हम मूलतः फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, तो उसी में राइट टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखिए डी में आर्टिकल 14 से 18 के मध्य, तो उसी में 17वां आर्टिकल है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेंजीन प्रदूषण के जोखिम के लिए निम्नलिखित में से क्या कारक हैं? ठीक, तो बेंजीन का जो आप कह लीजिए पॉल्यूशन का एक कारक होता है, तो उसके सोर्सेज इसमें से अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकल रहा है मान लीजिए, ठीक है, या और भी जो टॉक्सिसिटी निकल रही है वहाँ से। दूसरा है तंबाकू का धुआं, इसमें जैसे सिगरेट वगैरह होता है, ठीक है, और लकड़ी का जलना, तो तीनों ही हो जाएंगे इसमें, ठीक, बेंजीन पॉल्यूशन के संबंध में। इसमें देखिए कुछ युग्म है, कौन सा सही है? तो कुछ देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित ऐसे टर्म्स हैं और किसी व्यक्ति के बारे में रेफर किया जा रहा है कि वो किस चीज़ से संबंधित था, तो उसी में देखिए परिव्राजक जो है त्यागी और पथिक जो कोई ऐसा व्यक्ति है उसको कहा जाता था। दूसरा है श्रमण, तो श्रमण ऐसे व्यक्ति को संदर्भित किया जाता था जो सन्यासी हो या त्यागी हो, है ना, उच्च पद के साथ पुरोहित ये नहीं है। उपासक, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे उनको उपासक की भी संज्ञा दी जाती थी। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। मस्क डियर एक प्रजाति होती है, तो ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये दोनों यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक, सिर्फ पहले 2 सही हैं। अगला है हाल ही में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये वही है जो वेस्ट बंगाल में भी कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, जिसमें वंदे भारत ट्रेन के बारे में हमने पहले देखा था, उसी दिन वर्चुअली ही इसको भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये पहले भी हमने देखा था कि हाल ही में जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं ये, तो इन्होंने पोखरा में देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो पोखरा जगह का नाम ध्यान रखिएगा, तीसरा इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, जिसको कि सहयोग से विकसित किया गया है चाइना के। देखिए इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो इस पे आधारित एक प्लेटफॉर्म है उत्कर्ष। तो इसका सेकंड फेज जो है उत्कर्ष 2.0, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो है किस अवधि के लिए लॉन्च किया है ये बताना है। तो ये है 2023 से 25, ठीक, इससे पहले जो लॉन्च हुआ था यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ डिटेल है। अगला है हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है गठन करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया? तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी अलग अलग जैसे देश में और भी स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क करते हैं, है ना, मुंबई के अलावा, तो उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, ठीक, तो सेबी के द्वारा ये गाइडलाइन दिया गया है कि इन्वेस्टर्स के जो है रिस्क उनके कम हो सके, ऐसे संबंध में कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ इस जो है प्लेटफॉर्म को गठित किया जाए। तो हम यहाँ पे बी को चुनेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक ये योजना जो चलती है, तो इसने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है? तो देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि अंत्योदय योजना जो है ना रूरल एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से चल रही है। तो प्रज्वला चैलेंज को इन्होंने लॉन्च किया है इस मतलब इंटेंशन के साथ कि जिसमें कुछ आइडियाज़ हों, कुछ सॉल्यूशंस हो, कुछ एक्शंस हो, ठीक है, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के दिशा में, जो रूरल डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक। तो ऐसे एक लोगों से ओपिनियन के आधार पे, है ना, इसके साथ लॉन्च किया है इसको। हम इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये सब याद करते हुए चलिए, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, फिर वहाँ पे याद नहीं आता है, तो डिटेल में ही पढ़ते रहें और चीज़ों को मेमोराइज करें, बार बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है हाल ही में कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो चेस का ये आयोजन हुआ कजाकिस्तान के अलमाटी में, इसमें कोनेरू हम्पी ने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है, बी विकल्प कट हो जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से जो है ब्लिट्ज टूर्नामेंट में जो है दूसरे ऐसे भारतीय हैं, ये कोनेरू हम्पी महिला हैं, ये इन्होंने जीता है मेडल, इससे पहले जो है विश्वनाथ आनंद जीत चुके हैं, ठीक। 3 जनवरी 2023 को महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास ये थीम है,
महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसके साथ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन हुआ नागपुर में। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी जो है संबोधित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ये पूरा नाम है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने तीसरी बार शपथ ली है? तो राष्ट्रपति ये बने हैं जो है ब्राज़ील के, लेकिन इनके शपथ के बाद जो है बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में मतलब विरोध प्रदर्शन हुआ लोगों के द्वारा। इसमें जो पुराने वाले थे जैर बोल्सोनारो, ठीक है, तो उन्हीं के समर्थक कह लीजिए। तो इलेक्शंस में मान लीजिए कुछ ऐसे इलीगल प्रैक्टिसेस की वजह से कह लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रदर्शन भी हुए हैं। तो फिलहाल वो एक अलग मुद्दा है, इसमें इनका नाम ध्यान रखें। आगे है, देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? तो अभी ये खैर वैसे पहले ही पिछले साल ही अनाउंस हुआ था। इसमें अभी रिसेंटली जो है लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट भी अलोकेट हुआ है। वाराणसी में जो है रोपवे ट्रांसपोर्ट बनाने की बात है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो अभी रिसेंटली जो है कोर्ट का जजमेंट भी एक आया था, तो उस वजह से चर्चा में रहा था ये अर्बन लोकल बॉडीज में जो है ओबीसी रिजर्वेशन का मामला। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसमें उनसे 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व में जज थे जस्टिस राम अवतार सिंह, इनकी अध्यक्षता में कुल 5 सदस्यीय टीम है ये। देखिए क्या आता है इसमें जो है। अगला है, रिमोट ईवीएम को लेकर चर्चा में रहे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? तो अभी रिमोट ईवीएम के बारे में चर्चा ये आई थी कि ऐसे लोगों के लिए जो अपने होम टाउन से बाहर कहीं वर्क करते हैं या कहीं और रहते हैं तो वो वहीं पे वोट डाल सकें, ऐसी एक टेक्नोलॉजी जो है लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है। तो इस वजह से चर्चा में रहा था। तो पहला है कि यह एक संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है। दूसरा है कि एक बहुसदस्यीय निकाय है, तो जाहिर सी बात है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और इसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत। तो ये गलत है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो कराते हैं। और इसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। तो जो आचार संहिता घोषित होती है इलेक्शन के पहले, वो यही अनाउंस करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 1, 2 और 4 वाला सही हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सी मच्छर जनित बीमारियां हैं। तो ऐसी बीमारियां जो मॉस्किटो से फैल सकती हैं, मॉस्किटो बॉर्न होती हैं, उसमें से WHO रिकमेंड जो करता है, जैसे इसमें देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, है ना, येलो फीवर, जीका वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, इसके अलावा एक लीसा मैनियक करके होता है। तो ये सब जो है मच्छर जनित बीमारियां मानी जाती हैं। डी विकल्प को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी जो 2022 की है, उसके माध्यम से अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो हम इसमें उत्तर प्रदेश में जो टारगेट रखा गया है कि लगभग जो है 22 गीगावाट का जो है हम टारगेट अचीव कर लेंगे इसका, सोलर एनर्जी का अगले 5 सालों में। ठीक, तो यहाँ पे ए विकल्प को चुन लीजिए। अब इसमें कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं और किस देश से संबंधित है? तो मंगदेछू के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, भूटान से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक है। चाकू खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये नेपाल से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो 1 और 3।